मैं अगर इसे वन लाइनर कहूं जमील साहब, तो मैं ये कहूंगा कि दे आर पुटिंग देयर लास्ट एफर्ट के उन्होंने साद साहब को बाहर नहीं निकलने देना। जितना जोर उनके पास अवेलेबल है वो तमाम का तमाम जोर लगाए हुए हैं। उनके प्रोसिक्यूटर्स क्या, उनकी एजेंसीज क्या, उनके मामलात क्या, वो सुबह से शाम तक उनका एक बात पर ही फोकस है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि साथ साथ कहीं रिलीज हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसी से अंदाजा कर लीजिए, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, इन्होंने साद साहब को 90 डेज के लिए डिटेन किया। जब हमें पता चला कि साद साहब को फर्दर 90 डेज के लिए एंटी टेररिज्म लॉज में डिटेन कर दिया है, तो तारीख थी 10 जुलाई 2021। विद इन 3 to 4 डेज हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी जो होम डिपार्टमेंट के सामने गई। आज 2.5 माह गुजर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं आया। हमने 20 दिन इंतजार किया कि रिप्रेजेंटेशन का फैसला कर दें, उसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं। हमने 5 अगस्त को हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दी। जजेस ने अपना टोटल जोर लगा लिया है और जो प्रोसिक्यूशन है या जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसकी एक ही कोशिश है कि आज नहीं कल परसों तरसों करके इसको लिंगर ऑन करते जाएं। और आज हम इस कंडीशन में आ खड़े हुए हैं कि साद साहब की 90 डेज की डिटेंशन सिर्फ 14 दिन बाकी रह गई है। यानी वो 2.5 माह बगैर किसी पिटीशन के डिसीजन के ही गुजार गए। इससे अंदाजा कर लीजिए कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले कर रही है। राइट। अच्छा, अब आप माशाल्लाह मुल्क के मायनाज वकील भी हैं, आप मुल्क के मोतबर कानूनदान भी हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है इस केस के अंदर दम कितना है साद साहब के अगेंस्ट, कि वो केस वाकयातन इतना दम वाला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट लिंगर ऑन करवा रही है, या मौजूद अदलिया की जानिब से चीजें डिले हो रही हैं, इस केस में इतना दमखम है? जमील देखिए, दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको अपनी ओपिनियन दे दूं। मैं बेहतर समझता हूं कि मैं अपनी ओपिनियन की बजाय आपको इस केस के अगर फैक्ट्स 2-3 मिनट में बता दूं तो आपको ज्यादा आसानी से पता चलेगा कि हो क्या रहा है। प्लीज। इन्होंने साद साहब को 12 अप्रैल को डिटेन कर दिया फॉर 30 डेज। 30 डेज एक्सपायर हुए तो इन्होंने दोबारा 30 डेज के लिए कर दिया। फिर तीसरा नोटिफिकेशन आया जिसपे फर्दर 30 डेज थे। अब यहाँ लॉ ने इन पे एक एम्बार्गो लगा दिया, लॉ ने इन पे एक पाबंदी लगा दी। इन पे वो पाबंदी ये थी कि गवर्नमेंट के पास जो इख्तियार था वो था 90 डेज तक, आपने वो यूज कर लिया। अब अगर आप 90 डेज से 91st डे में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको अपना केस 3 जजेस को सुनवाना पड़ेगा। आप अपना जाकर मौकफ 3 जजों को बताएं कि ये साहब हैं, ये इन पे इल्जामात हैं और हम इन्हें खतरा समझते हैं, तो हम इन्हें अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने इन टर्म्स ऑफ दैट लॉ इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया जो 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट ने सुना। उस ट्रिब्यूनल के उस वो उसे कहते हैं प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड। उसके सरबराह थे जस्टिस मलिक शहजाद खान साहब और सदाकत अली खान साहब और आलिया नीलम जो थे, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मोहतरमा, वो उसके ऑनरेबल मेंबर्स थे। 2 जुलाई को ये 8 एलिगेशंस लगाते हैं कि जी ये हमारे पास 8 इल्जामात हैं। हम इन 8 इल्जामात की वजह से समझते हैं कि साद रिजवी साहब को डिटेन करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड ने इनको सुना, डिटेल से सुना और अपना जो ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने इनके 8 के 8 ग्राउंड्स को एक एक करके लिखा, उसकी रीजनिंग लिखी और इनका जो रेफरेंस था उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 8 ग्राउंड में किसी एक में भी इतना सब्सटेंस नहीं है, किसी एक में भी इतनी जान नहीं है कि उसमें उसको हम वजह बना सकें कि हम किसी शख्स की आजादी छीनकर उसे अंदर रख सकें। ये सर 2/7/21 को फैसला आ जाता है। ठीक है। जो थर्ड डिटेंशन ऑर्डर था इनका फॉर 30 डेज वो एक्सपायर हो रहा था 10/7 को, 10 जुलाई को, यानी वो दिन तो गुजारने थे। इन्होंने वो 7 दिन गुजारे और 10 जुलाई को बजाय इसके, अच्छा उस रेफरेंस का कंक्लूजन ये था कि
3 मेंबर बेंच ने कहा रेफरेंस में कि साद रिजवी साहब को 4th विद रिलीज कर दिया जाए। अच्छा। इन्होंने 10 तारीख को बजाय इसके कि उन्हें रिलीज करते, इन्होंने एंटी टेररिज्म लॉज को अप्लाई करके उन्हीं 8 ग्राउंडों में से 5 ग्राउंडें उठाकर साद साहब को दोबारा डिटेन कर दिया फॉर 90 डेज। दोबारा डिटेन कर दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि हम यही अपनी पिटीशन लेकर एक दफा फिर हाई कोर्ट के पास गए हैं कि जब 3 ऑनरेबल मेंबर्स ने, जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, जो प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड है, उन्होंने उन तमाम 8 की 8 ग्राउंड्स को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उसी ग्राउंड पर दोबारा किसी को कैसे डिटेन कर सकते हैं अंडर सम अदर लॉ? यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। मैंने इसलिए आपको ये सारी डिटेल दी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ और है, और हाई कोर्ट के 3 जजेस कह चुके हैं कि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, बल्कि उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो मैलाफाइडली एक्ट कर रही है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर साद रिजवी साहब को आप प्रोटेस्ट करने पर या सिट इन करने पर या एहतजाज का मार्च की कॉल देने पर पकड़ रहे हैं, तो क्या आपने माजी में उन तमाम जमातों के सरबराहों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की है जो पहले सिट इन करते रहे, जिन्होंने पहले रैलीज निकाली? बल्कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में इतना बड़ा सिट इन किया, 128 दिन हुक्मरान जमात खुद सिट इन में रही। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, अगर आपने उन्हें प्रोस्क्राइब कर दिया है, अगर आपने उन्हें कालेदम करार दे दिया है, तो आप इनको भी कर दें। लेकिन अगर आप उनको नहीं करते और इनके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहते हैं, तो फिर आप मैलाफाइड हैं। मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा, और मैं समझता हूं कि उस कॉपी का एक एक लफ्ज जो है वो हाई कोर्ट का व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर करके रख देता है। उस सब को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि मुझे लेट मी कंप्लीट जी प्लीज सर, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। आप बोले कंप्लीट कर लें। मैं ये चाह रहा था कहना कि उस तमाम को देखते हुए मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि साद साहब के पास एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग केस है, और सिर्फ केस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये समझते हैं कि शायद ये कोर्ट को कन्विंस ना कर सकें, जिस वजह से ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है और इसको मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। अब अगला पॉइंट जो आपने कलदम का लफ्ज इस्तेमाल किया, आप तो माशाल्लाह कानून को बड़ा क्लोजली देखते हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 17 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल रिलीजियस जो पार्टीज हैं उनके कैरेक्टर को देखता हूँ, तो फिर मेरी तारीख की जो स्टडी है उसके मुताबिक शायद ये पहला केस है कि जिसमें वफाकी काबीना एक जमात को कलदम करार दे देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी तक वो कॉन्टेस्ट कर रही है। तो जो लफ्ज कलदम है, ये ऑन ग्राउंड्स वफाकी काबीना के किए जाने के बाद तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाकईतन क्या हम ऐसी जमात को कलदम कह सकते हैं जो अभी तक इलेक्शंस के जरिए कॉन्टेस्ट भी कर रही हो? सर, 2 चीजों को हमें लॉ क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगा आपसे, मैं लॉ पे बात करूंगा। लॉ में आपको 2 चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक है एंटी टेररिज्म लॉ। एंटी टेररिज्म को जैसे आप दहशतगर्दी एक्ट बोलते हैं, एंटी टेररिज्म लॉज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोस्क्राइब करने का लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। आप किसी को अगर ये समझें कि वो दहशतगर्द हैं, वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या उनका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक है, वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या आखिरी कंडीशन ये है कि यूएनओ कह दे, यूनाइटेड नेशंस कह दे कि इसके मुतालिक हमें खदशात हैं कि दे आर इन्वॉल्व। ये हैं कंडीशंस जिनमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने उस कानून का इस्तेमाल करके टीएलपी को प्रोस्क्राइब कर दिया। अब सर, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है और आपने उसे एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी प्रोस्क्राइब करना है, तो फिर आपको ये सारी ग्राउंड्स और अपनी रीजंस लिखकर उसे इलेक्शन कमीशन को भेजना है जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाय लॉ बाउंड है। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है ना 17 का, इलेक्शन लॉज,
उसमें ये कैटेगराइज करके लिखा है कि अगर कभी इस तरह का कोई एलिमेंट आएगा तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो विद इन 15 वर्किंग डेज उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर बाकायदा हियरिंग करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर दे कि हाँ गवर्नमेंट जो कह रहा है ये दुरुस्त कह रहा है, तो फिर आप उसे प्रिस्क्राइब कर दें, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कर नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जब टीएलपी को प्रिस्क्राइब कर दिया तो इन्होंने एक रेफरेंस भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इनको हमने प्रिस्क्राइब किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर लिखा कि भाई आपने मुझे ये इन टाइम भेजना था, मैं तो आपके प्रिस्क्राइब करने के सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता था। आप मुझे भेज रहे हैं 2 महीने बाद, तो मैं तो इसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भेज नहीं सकता, लिहाजा मैं इसे प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। लिहाजा सर वो तो लकूना तो खुद भेजने वालों ने छोड़ दिया ना। भेजने वालों ने छोड़ा, भेजने वालों ने छोड़ा, बिल्कुल भेजने वालों ने छोड़ा। और ये नहीं है कि सर उनको लॉ का पता नहीं है, उन्हें बिल्कुल लॉ का पता था। उन्होंने अवॉइड किया हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। राइट, क्योंकि अगर हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट होती तो डेफिनेट कोर्ट का एक वर्डिक्ट आना था, और वो कोर्ट का वर्डिक्ट उनको पता था कि उनकी फेवर में नहीं होना। वो इस चक्कर में वो इस चीज को भी लिंगर ऑन कर रहे हैं और इधर उनकी हियरिंग्स को भी लिंगर ऑन करा रहे हैं ताकि वो अंदर ही रहे, उनको छोड़ना नहीं है। जो मैं आपकी पूरी बात समझ पाया हूं।